बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम जो है अब बहुत नजदीक आ गया है, ठीक है। तो बच्चों जो है मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने मन लगा के जो भी सिलेबस में जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं सर के द्वारा, जो भी आप पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। और इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ज्यादा पढ़िएगा तो फिर दिमाग इधर उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा जो है इधर उधर की बातें मत पढ़िए, जितना सर के द्वारा पढ़ाया गया है उसी को पढ़िए, ठीक है। आप सब जानते हैं कि पहला दिन जो है हमारी परीक्षा जो होगी आप सबकी, वो पहला दिन हिंदी का होगा। क्या चीज का होगा? हिंदी का होगा। तो हिंदी में जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, हिंदी में जो बार बार जो परीक्षा पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, वह इस बोर्ड पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। एक बार ऐसा क्वेश्चन जो है आप पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ने के बाद जो है इसमें से कम आपको जितना हो सके एग्जाम में मददगार ही होगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बच्चों हम सब समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बार बार पूछे गए निम्न प्रश्न इस प्रकार है। यानी कि बच्चों आप सब जानते हैं कि परीक्षा में पूछे गए बार बार प्रश्न जो है इस प्रकार से है। किस प्रकार के है? तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा गया है। देखिए टोटल 16 जो है प्रश्न हमने लिखा है, और भी प्रश्न है जो आपको द्वारा दूसरा वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। सबको एक बार जो है पढ़कर आप जाइएगा, सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। आंसर जो है आप सर के द्वारा जो भी आप पढ़े होंगे उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा। एग्जाम से आप लोगों का अनुरोध है कि टाइम से पहले जाइएगा, ठीक है। इस बार आप इंटर में जान रहे हैं कि भाई जगह जगह जो है विद्यालय में बच्चों को 9 से ज्यादा अगर टाइम हो जाता था तो एंट्री नहीं दिया, ठीक है। इसी प्रकार आप भी जो है ऐसा आपके जीवन में नहीं आए कि आपको भी स्कूल में एंट्री ना लेने दे एग्जाम के दौर में, एग्जाम के दिन, ठीक है। तो आप पहले जाएं, पहला दिन आपका पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको वहां क्वेश्चन जो है आपको वहां आपका बेंच नंबर देखना पड़ेगा, कितना नंबर रूम में है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार आपको पहले जाना है, ठीक है। ये बात को आप नोट कर लीजिए, आप पहले जाना है। तो आइए बच्चों हम समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय क्या है? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? अब कवि का अभिप्राय क्या है? तो कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण जो थे गोपियों के साथ साथ से रसखान जी का भी, कभी इसमें है रसखान जी जो है, रसखान जी का जो चित्त है, मन है, भक्ति वाला भाव जो हृदय था वह कृष्ण ने चुरा लिया था, ठीक है ना। इसलिए कृष्ण को रसखान जो है चोर कहा था। क्या कहते? चोर कहते। आप सब जानते हैं कि बचपन में ये माखन चोर भी थे, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है मगम्मा का चरित्र चित्रण करना है। मगम्मा का क्या चित्रण करना है बच्चों? चरित्र चित्रण करना है। तो मगम्मा वाला कहानी में आप सब पढ़े होंगे कि दही वाली मगम्मा, क्या है चैप्टर का नाम? दही वाली मगम्मा, जिसका लेखक श्रीनिवास जी थे। उसमें मगम्मा जो है दही बेचने का काम करती थी, ठीक है। और मगम्मा एक गांव की महिला, सुसंस्कारी महिला है, ठीक है ना। वह उसी के ऊपर लिखा गया। तो मगम्मा क्या क्या करती थी, ठीक है ना, अपनी बहू नजम्मा के साथ उसका क्या विवाद था उसके बारे में, मतलब मगम्मा अच्छी थी बुरी थी उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो चरित्र चित्रण का मतलब वही होता है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर पे पहुंचते हैं। क्या कहता है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? सीता जो थी 3 बच्चे की मां थी, ठीक है ना। और सीता के बेटे थे कैलाश, बिरजू, नारायण, ठीक है। बच्चे के भी विवाह हो चुका था, ठीक है। तो सीता को कहा जाता है कि सीता अपने ही घर में, इनके बहू जो थे इनसे कोई बोलती चालती नहीं थी, बेटे भी इनका हाल चाल भी बहुत कम लेते थे, ठीक है ना। यानी अपने ही घर में इसको आजादी नहीं रहता था, ठीक है। इसी के लिए यह जो है अपने ही घर में घुटन सा महसूस करती थी। क्या महसूस करती थी? घुटन महसूस करती थी। क्या महसूस करता है हुआ? घुटन महसूस करता है, ठीक है। तो पहला में था कि चोर कहा गया है किसको? क्योंकि गोपियों को मन और
स्थान जी का हेडर है, दूसरा है मगमा का चित्रण करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग चौथा नंबर पहुंचते हैं। चौथा नंबर हमका क्या करता है, एक और समझिएगा, नागरी लिपि का एक सर्वदेशिक लिपि था, यानी कि ये जो जितना भी लिखा गया हिंदी है वह नागरी लिपि में है। कौन सा लिपि में है बच्चों, नागरी लिपि में, ठीक है। तो नागरी लिपि का चैप्टर है, उसमें पढ़ लेना है। नागरी लिपि का एक सर्वदेशिक लिपि था, ये भी पढ़ के जाना है, क्योंकि नागरी लिपि में से भी कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका पूछ देता है, ठीक है, कि क्यों ये सर्वदेशिक लिपि था, क्यों ये क्या था, सर्वदेशिक लिपि था, ठीक है। उसी प्रकार हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन हो जाता है बच्चों कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, ठीक है। तो कौन सा तरीका अपनाया था बच्चों, तो तरीका अपनाया था कि अपने बेटे को मगम्मा के पास क्या की थी, बहू भेज दी थी, ठीक है ना। और धीरे धीरे अपनी बहू अपनी सास को जो है उसको अपने ओर खींच लिया, यानी अपने बातों में फंसा लिया, और जितना भी व्यापार दही बेचने का मगम्मा करती थी वह नजम्मा जो है अपने हाथों में ले लिया, ठीक है ना। तो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, तो तरीका अपनाया था कि अपने बेटे को वो भेज दी थी, ठीक है ना, इसके पास से। तो मगम्मा के पास वो क्या की थी बच्चों, भेज दी थी, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। कहता है पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो पापाती बल्ली अमाल की पुत्री थी। पापाती कौन थी बच्चों, बल्ली अमाल की पुत्री थी, उसे मेनिंजाइटिस बीमारी था, ठीक है ना, और वह शहर इसलिए लाई गई थी ताकि उसका अच्छा इलाज हो सके, ठीक है ना। तो अच्छा इलाज करने के लिए वह शहर लाई गई थी, ठीक है। कौन लाई गई थी, पापाती कौन थी, तो बल्ली अमाल की पुत्री थी। बल्ली अमाल की क्या थी बच्चों, पुत्री थी, वह शहर लाई गई थी उसका अच्छे इलाज करने के लिए, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी का दूर करने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग सातवां नंबर में आते हैं। सातवां नंबर हमारा क्या कहता है, छठा नंबर आपको समझ में आया होगा, तो सातवां नंबर चलते हैं, क्या कहता है। सातवां नंबर सुनिए, कहता है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे। तो गांधी जी सबसे अच्छी शिक्षा उसको कहते थे, हृदय की शिक्षा को सबसे बढ़िया शिक्षा कहते हैं, ठीक है। आज का जो पढ़ाई लिखाई जो होता है दुआ बाबू, वह कभी भी जिंदगी में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। हमें भी कोई सर ने पढ़ा दिया, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका कहीं उपयोग नहीं है। कोई भी काम कीजिएगा तो पापाती का कोई उपयोग नहीं होगा, ठीक है। सीता अपने घर में महसूस क्यों कर रही थी घुटन, ये भी कहीं काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो सर ने हमें सिखाया हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी कहते हैं कि वैसी पढ़ाई किया जाए, ठीक है, वैसा पढ़ाई किया जाए जिससे वह अपने आधुनिक जीवन में उपयोग कर सके, ठीक है। जिसे मान लिया जाए किसी को चित्रकला सीखना है तो चित्रकारी को शिक्षा दिया जाए, किसी को खेल में मन लग रहा है तो उसको खेल की शिक्षा दिया जाए, और किसी के गाने में मन लग रहा है तो उसको यानी संगीत की शिक्षा दिया जाए, किसी को नाचने में मन लग रहा है तो उसको नृत्य की शिक्षा दिया जाए, ठीक है ना, आत्मरक्षा की शिक्षा दिया जाए। ऐसे शिक्षा को सबसे बढ़िया शिक्षा वो मानते थे। कौन मानते थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है। उसी प्रकार आपका है 8 नंबर क्वेश्चन जो है, क्या कहता है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। आज स्पष्ट कीजिए, परहित मतलब होता है दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के भलाई के लिए बच्चों देह धारण कौन कर रहा था, तो बादल। दूसरों के भलाई के लिए देह धारण कौन करता था, तो बादल। इसमें प्रचंड भी किसको कहा गया है, बादल को। प्रचंड किसको कहा गया बच्चों, बादल को। किसको कहा गया है, किसको कहा गया है, तो बादल को क्या कहा गया है, प्रचंड कहा गया है, ठीक है ना। बादल को क्या कहा गया है, प्रचंड। क्या कहा गया है, प्रचंड, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो है इसमें घनानंद की बात है कि घनानंद अपने आंसुओं को जो है बादल के सहारे, और वह सुजान की अपनी प्रेमिका सुजान के बारे आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, अपना दुख जो है उसके सामने जाहिर करना चाहते हैं, बयां करना चाहते हैं, इसी के लिए था, ठीक है। आगे हमारा आता है 9 नंबर, क्या क्वेश्चन है कि मछली को छूते हुए संतो क्यों हिचक रहा था। तो देखिए भाई, यह कहानी मछली पाठे का नाम है, यानी शीर्षक ही नाम है, जिसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। और वह मछली कहानी में मुख्य पात्र संतु है, और संतु जो है मछली को जब छू रहा था तो डर के मारे हिचक रहा था। किसके लिए हिचक रहा था, डर से। जैसे छोटा बच्चा जो है, जो कभी कभी कोई बच्चे जो है बिल्ली से डरते हैं, चूहे से डरते हैं, सांप से डरते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार संतु मछली से डरता था, तो छूते वक्त वह हिचक रहा था। क्या हो रहा था, हिचक रहा था, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन हिचक रहा था, ठीक है।
अगला आते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कि डुमराव की महानता किसके धारा से है। ठीक है, डुमराव की महानता आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। डुमराव की महानता किस लिए है, यानी वो महान क्यों है डुमराव, ठीक है ना, उसके बारे में आपको पढ़ाया होगा, तो उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा एग्जाम आपका। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 11 नंबर, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। ये हमारा अक्षर ज्ञान से है, पाठ से है क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान पाठ से क्वेश्चन है। इसमें जो लेखिका है अक्षर ज्ञान की वो है अनामिका जी हैं। अनामिका के बेटे जब अक्षर प्रथम अक्षर लिखता है और काका का जो प्रथमा अक्षर लिखने के लिए जब शुरू करता है बच्चों, तो उसमें वह सही ढंग से लिख नहीं पाता है, इसलिए वह विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। और असफल पे जो रोता है, जो आंसू लगता है, उसी का कारण है। ठीक है ना, कब आंसू आते हैं, तो असफलता पर आंसू आता है, यानी सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। जिस प्रकार हम लोग बचपन में जो है हुआ, हम सब बचपन में लिखने के लिए शुरू किए थे, तो जो है पेंसिल से हम लोग लिखते थे, गोल गोल करते थे, एक दो भी लिखने नहीं आता था, का खा गा भी लिखने नहीं आता था, एबीसीडी तक लिखने नहीं आती थी। तो धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे हम लोग सबको क्या किए, सीखे। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं कि क्या कहता है, अगली पाठ है कि कवि ने माली मालिन किसे और क्यों कहा है। तो कवि रसखान ने माली कहा था कृष्ण को और मालिन कहा था राधा को। तो मालिन किसको कहा था बच्चों, राधा को, और माली श्री कृष्ण को। ठीक है, इस प्रकार एक बगिया को रखवाली करने वाला माली और मालिन दो व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार रसखान ने जो है बताया है कि कृष्ण और राधा अपने प्रेम रूपी बगिया को रखवाली करते हैं, उनको और भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए माली और मालिन, माली और मालिन जो है, माली कहा गया कृष्ण को और मालिन कहा गया है राधा को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। कहता है शानदार लवादा किसका गिर जाएगा। तो यह है पाठ मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया शीर्षक से। तो शानदार लवादा हमारा ईश्वर यानी भगवान पे गिर जाएगा। जब जो है भक्त नहीं रहेगा तो भगवान के भी इस संसार में कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना, तो उनका शानदार लवादा जो है गिर जाएगा, उनकी मान मर्यादा सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, मान मर्यादा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि कवि और बूढ़ा वृक्ष में क्या संवाद हुआ था। एक वृक्ष की हत्या में है, जिसमें कवि जो है बताते हैं बच्चों की बूढ़ा वृक्ष जो है चौकीदार की तरह लगता है। ठीक है ना, जिस प्रकार चौकीदार जो है बूढ़े भी हो जाते हैं तो गेट के सामने रहता है, उसी प्रकार वृक्ष भी था, बूढ़ा था, इसलिए लोग उसको बूढ़ा चौकीदार कहा गया है। तो जब कवि जो है जब आते हैं घर में कुछ दूर के बाद या कुछ देर के बाद आते हैं या कुछ दिनों के बाद आते हैं घर, तो बूढ़ा वृक्ष जो है खड़ा रहता है। ठीक है ना, तो वहां उनको ऐसा महसूस होता है जैसे जो है पेड़ हमसे प्रश्न कर रहा है, पेड़ हमसे क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि तुम कौन हो। तब जो है लेखक जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ, मित्र हूँ। और कुछ ठंडी छांव में उसके नीचे क्या हो जाते हैं, लेखक बैठ जाते हैं। चलिए हम लोग आता है 15 नंबर। उम्मीद है कि आप सबको यह समझ में आया होगा, तो वीडियो को रोक रोक कर आप देखिएगा। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आगे सुनिए हमारा 15 नंबर क्या कहता है, सिंहासन किसके लिए खाली करने की बातें कवि कहते हैं। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है सिंहासन 33 करोड़ जनता के खाली करने के लिए कहते हैं। 33 करोड़ जनता के लिए सिंहासन क्या करने के लिए कहना है, खाली करने के लिए। जो अंग्रेज लोग जो थे, आधिपत्य हमारे भारत पर क्या हुआ था, तो उसको भगाने के लिए कि अब तो तुम अपना राज गद्दी छोड़ो, अब जो है जनता जाग चुकी है, उनमें एक अलग प्रकार का उत्साह है, जो है नीम कवाड़ को उठाकर फेंक देगा, कवाड़ कर फेंक देगा, जो है ना, अब अपना सिंहासन खाली करो। अब इस सिंहासन पर जो है जनता बैठेगी। कौन बैठेगा हुआ, जनता बैठेगी। ये रामधारी सिंह दिनकर से था, जिनको रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर कौन थे बाबू, रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। जबकि मैं आपको बार बार पूछता है कि राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसी प्रकार एक और आपका आता है कि जातीय कवि किनको कहा जाता है। जातीय कवि यानी
हिंदू या मुस्लिम जाति का, ठीक है, जाति का विज्ञान को कहता है, तो लिखना होगा कि रसखान को क्या कहा जाता है बाबू बच्चों कि जातीय कवि कहता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मुस्लिम व्यक्ति थे, मुस्लिम समाज के थे, ठीक है, उन्होंने हिंदू के देवी देवता यानी कि हिंदू के देवी देवता श्री कृष्ण के बारे में बखान किया था, इसलिए इनका नाम जो है जातीय कवि के आधार पर रखा गया, जातीय कवि लोग इनको कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग आते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन जो है हमारा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है, ठीक है ना। तो सच्चे लोकतंत्र के लिए ये पार्ट जो है हमारा श्रम विभाजन जाति प्रथा का है, ठीक है, जिसका लेखक हमारा कौन हो जाते हैं? बाबा साहब। कौन हो जाते हैं बच्चों? बाबा साहब, ठीक है ना। तो बाबा साहब जो है सच्चे लोकतंत्र के किन कानूनों को मानते हैं, अच्छा मानते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी है लिखना है और पढ़ के एक बार जाना है एग्जाम में, ठीक है ना। और इतना जो है इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में रिपीट भी होगा है और हो गए आगे जाके भी होगा भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप हमारा वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है या आपको क्वेश्चन जो किसी क्वेश्चन में तकलीफ है, दिक्कत है या वो नहीं पढ़ाया गया है, तो आप हमें एक बार कमेंट में बताइएगा, हम आपको वह वीडियो बनाकर दे देंगे। तो आपका जितने भी दोस्त हैं, भाई है, बहन है, जितने भी हैं, सब क्या है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह सफलता का राज मिल सके या क्वेश्चन को मिल सके, ताकि उसको रिवीजन करके जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आगे, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।